सभी को नमस्कार। आज की क्लास में हम पर्सनैलिटी पर डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। पर्सनैलिटी को हिंदी में क्या कहते हैं हम? व्यक्तित्व। पर्सनैलिटी यानी कि व्यक्तित्व। ठीक। व्यक्तित्व के संबंध में जब हम बात करें तो क्या है व्यक्तित्व? हम किस किसी व्यक्ति जिसको हम देख रहे हैं वो गोरा है, काला है, लंबा है, छोटा है, मोटा है, पतला है, क्या उसके जो शारीरिक संरचना जो हमको दिखाई दे रही है, क्या उसको हम उसका व्यक्तित्व कह सकते हैं या कुछ और है व्यक्तित्व? बताइए, जो भी आपको लगता है। हम्म। बताइए, जो भी आपको लगता है व्यक्तित्व किसे कहते हैं, क्या कहते हैं, इस तरह से। ठीक। तो जब तक आप सोचते हैं तब तक थोड़ा सा बेसिक्स इसके। जो पर्सनैलिटी जो टर्म है, ये आपका डिराइव किया गया है, एक लैटिन वर्ड है, पर्सोना। ये तो सभी को रटा रहता है, इसने बीएड किया उन सभी को याद होगा। ठीक है, और आप तो बीएड में पढ़ाते हैं और आपको इसके बारे में और भी बहुत सारी जानकारी होंगी। तो एक लैटिन वर्ड है पर्सोना, जिसका हिंदी अर्थ होता है मुखौटा। ठीक है। तो पर्सनैलिटी का जो प्रादुर्भाव है या फिर जो ओरिजिन है वो पर्सोना शब्द से हुआ है, जिसको हम हिंदी में मुखौटा कहते हैं। पहले के समय से क्या होता था कि जब एंटरटेनमेंट के लिए कुछ प्लेस वगैरह होते थे तो वहां पर राजा का कैरेक्टर प्ले करने के लिए राजा के जैसा एक मुखौटा बना करके लोग चेहरे पे लगा करके प्ले करते थे, सैनिक के जैसा मुखौटा बना करके, है ना। उसी का एक छोटा रूप हमारे हम देख सकते हैं कि जब हमारे समाज में रामलीला का मंचन होता है तो वहां पर कोई श्री रामचंद्र जी का रूप धारण करता है, कोई व्यक्ति सीता का रूप धारण करता है ना। तो जैसा अटायर उनका होता है उसी अटायर को लेकर के वो वैसा दिखाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और हम उसी रूप में उनको समझ रहे होते हैं उतनी देर के लिए। तो मुखौटे से क्या होता है कि हम जिसका मुखौटा लगाते हैं हम उसका प्रतिबिंब बन जाते हैं कुछ समय के लिए। ठीक है? तो इसी प्रकार से किसी व्यक्ति की पहचान किस रूप में हो रही है, ये उसका क्या कहलाएगा? पर्सोना यानी कि पर्सनैलिटी। श्री रामचंद्र जी की जब बात करते हैं रामलीला में, तो जो व्यक्ति श्री रामचंद्र जी का रूप धारण कर रहा है, उनका जैसा मुकुट पहन रहा है, उनके जैसे कपड़े पहन रहा है, तो सिर्फ इतना ही कर लेने से वो रामचंद्र जी का रूप धारण कर रहा है, सिर्फ इतना करने से वो रामचंद्र जी का प्रतिबिंब नहीं बन जाएगा। वो श्री रामचंद्र जी का जो आचार है, जो उनका व्यवहार है, उसका भी पूर्णतः प्रतिबिंब प्रस्तुत करेगा सामने से, तभी उसको हम उस रूप में स्वीकार करेंगे। इसी प्रकार से किसी प्ले में सिर्फ राजा का जो मुखौटा है वो चेहरे पे लगा देने से वो व्यक्ति राजा नहीं बनता है, वो राजा के द्वारा किए जा रहे समस्त व्यवहार को भी वहां पर प्रदर्शित करने का प्रयास करता है। तो हम कह सकते हैं कि व्यक्ति को हम जिस रूप में देखते हैं वही उसका व्यक्तित्व नहीं है, अपितु व्यक्ति का व्यक्तित्व उसके व्यवहारों से, उसके बाहरी आवरण से, है ना, दोनों से ही प्रदर्शित होता है। इट मीन्स अपर। किसी का माइक ऑन रह गया क्या शायद? हाँ। इसका अर्थ ये हुआ कि हाँ, इसका अर्थ ये हुआ कि किसी भी व्यक्ति के शारीरिक संरचना जो कि जैसा वो दिखाई देता है, और उसके अतिरिक्त उसके द्वारा किए जा रहे वे व्यवहार, है ना, जिनको उसके गुणों के रूप में भी हम समझते हैं, मिला करके उसका व्यक्तित्व निर्धारित किया जाता है। हर किसी मनोवैज्ञानिक द्वारा अपनी अपनी विचारधारा के समर्थन को रखते हुए व्यक्तित्व की भिन्न भिन्न परिभाषाएं दी गई हैं। ठीक है, लेकिन इन सभी परिभाषाओं से एक निष्कर्ष निकाला जाता है, उस निष्कर्ष के आधार पर व्यक्तित्व के संबंध में कुछ विशेषताएं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट की जाती हैं, और वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इनकी चर्चा हम आज की इस क्लास में करेंगे। ठीक है, तो गौर से समझिएगा, सुनिएगा, क्योंकि यहां से प्रश्न बनने की संभावना अधिक रहती है। तो सबसे पहले तो व्यक्तित्व की विशेषताएं क्या क्या है। पहली विशेषता की जगह हम बात करें तो कोई भी व्यक्तित्व क्या होता है? विशिष्ट होता है, यानी कि यूनिक होता है। ठीक है, तो विशिष्ट
किस संदर्भ में हम कह रहे हैं, तो इसको समझते हैं कुछ इस तरीके से। अगर हम बात करें कर्ण की, दानवीर नाम रखा जाता है उनका, यानी कि उनको दानवीर के रूप में स्वीकार किया था, तो उनकी विशिष्टता क्या है? उनके द्वारा किसी भी परिस्थिति में दान करने का व्यवहार। गांधी जी का जब हम नाम लेते हैं तो हम हमेशा अहिंसावादी, सत्यवादी आदि नामों का प्रयोग करते हैं, क्योंकि वो सत्य और अहिंसा का व्यवहार प्रदर्शित किया उन्होंने आजीवन, है ना। तो गांधी जी का नाम लेते ही इस प्रकार से हमको एक झलक सी आने लगती है, ठीक है। इसी तरह से जब हम श्री रामचंद्र का नाम लेते हैं तो वहां पर मर्यादा का हमको कहीं ना कहीं एक रिकॉल होता है, या फिर कहे अनुभव होता है कि श्री रामचंद्र जी हैं तो मर्यादा और पुरुषोत्तम है, ठीक है, क्योंकि उनका गुण जो है, विशेष गुण, वो उनको उस रूप में प्रदर्शित कर रहा है। तो किसी भी व्यक्ति के जो विशेष गुण होते हैं वो उस व्यक्ति की, उस समाज में एक अलग पहचान बनाते हैं, और वही पहचान उसका व्यक्तित्व कहलाती है, ठीक है। हेलो। जी सर। हाँ, सेकंड, मैं बहुत डिटेल में नहीं लिख रहा हूँ, समझा रहा हूँ, आप लोग चाहे तो इसको लिख भी सकते हैं, ठीक है। अगर आप लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं कि व्यक्तित्व का संबंध विशिष्ट गुणों से है, ठीक है, जो व्यक्ति को उसके समाज में एक अलग पहचान दिलाते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। दूसरी बात करें तो जो पर्सनैलिटी है, यानी कि जो व्यक्तित्व है आपका, वो गुणों का भंडार है, ठीक है। क्या बोलेंगे हम? गुणों का भंडार, या फिर एकत्रीकरण, जो कहना चाहें इसको आप, मैं सरल भाषा का प्रयोग कर रहा हूं यहाँ पर। अभी जो हमने ये कहा कि व्यक्ति का व्यक्तित्व क्या है, कुछ विशिष्ट है, कुछ विशेष है, कुछ यूनिक है या स्पेसिफिक है, उसमें हमने बोला कि कोई एक ऐसा गुण जो कि डोमिनेट करता है उसके व्यक्तित्व को पूरे समाज में, पूरे समाज में उसके समान वह गुण किसी और के पास है ही नहीं। लेकिन इसके अतिरिक्त कई सारे सामान्य गुण, देखो हर व्यक्ति दानवीर नहीं होता, हर व्यक्ति अहिंसावादी नहीं होता, ऐसे कुछ ही चुनिंदा व्यक्ति होते हैं। कई लोग सामान्य होते हैं, सामान्य व्यक्तियों में उनके कुछ विशेष गुण नहीं होते, विशेष गुण नहीं होते, लेकिन कुछ गुण तो होते ही है ना, है ना। तो उन गुणों को हम कलेक्ट करके एक व्यक्तित्व के रूप में प्रस्तुत करते हैं। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि आपके साथ जो भी रहता है वो आपका घनिष्ठ मित्र है, आपका क्लोज फ्रेंड है, आपसे कहा जाए कि बताओ आपका वो क्लोज फ्रेंड कैसा है, तो जो कुछ आप बताएंगे उसके संबंध में वो उसका व्यक्तित्व ही होगा। आपने कहा कि मृदुभाषी है, सॉफ्ट स्पोकन है, आपने कहा हेल्पफुल है ना, आपने कहा कि बहुत इमोशनल है, बहुत जल्दी किसी के भी दुख में दुखी हो जाता है, किसी की खुशी में खुश हो जाता है, इस तरीके से कुछ चंद बातें आपने चार पांच ऐसी बताई उसके बारे में जो उसके गुणों को क्या करते हैं कि प्रदर्शित कर रही है। तो और ये गुण ऐसे हैं कि जो विशिष्ट नहीं है, ये लगभग सभी में होता है। अगर 100 लोग हैं, 100 में से 20 लोगों में आपको ये गुण देखने को मिल जाएंगे, तो विशिष्टता तो नहीं हुई इन गुणों में, लेकिन इन गुणों के माध्यम से आप उसकी व्याख्या कर सक रहे हैं। तो क्या हो जाएगा आपका? गुणों का भंडार कह सकते हैं इसको हम, ठीक है। इसके बाद व्यक्तित्व के संबंध में एक और बात समझनी है हमको कि ये क्या है, स्टैटिक, यानी कि स्थिर नहीं होती, स्थिर नहीं, है ना, गतिमान होती है। क्यों व्यक्तित्व स्थिर क्यों नहीं है, गतिमान क्यों है? उसका कारण यह है कि व्यक्तित्व को हम ऊपर के दो गुणों की अगर बात करें, दो विशेषताओं की बात करें, जहां पर हम विशिष्टता की बात कर रहे हैं या गुणों के भंडारण की बात कर रहे हैं, तो दोनों ही व्यक्ति के व्यवहार को प्रदर्शित कर रहा है, और व्यवहार निरंतर बदलने वाला एक गुण है। किसी व्यक्ति का व्यवहार सदैव एक जैसा नहीं रहता, आंशिक या व्यापक रूप से कुछ उनमें परिवर्तन देखने को मिलते ही है। तो इसी तरह से जितने भी परिवर्तन हो, चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, वो व्यक्ति व्यक्ति के व्यक्तित्व में परिवर्तन लेकर के आते हैं, और हम कह सकते हैं कि जो व्यक्तित्व है वो
स्थिर नहीं रहता, वो गतिमान रहता है। ठीक है, तो अगर हम अंग्रेजी में बोले तो मैं स्टेटमेंट्स इंग्लिश में बोल दे रहा हूँ, अगर आप इसको इंग्लिश में लिखना चाहें तो पहला स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं कि पर्सनैलिटी इज यूनिक। सेकेंड स्टेटमेंट लिख सकते हैं आप कि इट इज कलेक्शन ऑफ वेरियस ट्रेट्स। ठीक है, एंड थर्ड लिख सकते हैं आप इट इज, यानी कि पर्सनैलिटी इज नॉट स्टैटिक। ठीक है, इट इज अ डायनेमिक प्रोसेस, राइट। इसके बाद व्यक्तित्व कुछ ऐसे गुणों से बनता है जो कि हमको जन्मजात मिलते हैं, जैसे हमारा रंग, हमारा कद, हमारा बौद्धिक स्तर जो है ना, और कुछ हमें वातावरण से प्राप्त होता है। तो लिखिएगा इसमें आप, व्यक्तित्व क्या है आपका? जन्मजात यानी कि आनुवांशिक, एवं वातावरण द्वारा अर्जित। ठीक है, तो व्यक्तित्व के कुछ गुण तो हमको जन्म से मिलते हैं, मैंने पहले ही बोला आपसे कि शारीरिक संरचना है वो भी व्यक्तित्व का एक भाग है, लेकिन वही पूरा व्यक्तित्व नहीं है। ठीक, तो वो जो शारीरिक संरचना है वो पूरी तरह से आपको आपके हेरिडिटी से, आपके जीन से मिलती है, और वातावरण से आप व्यवहार सीखते हैं। ठीक है, तो व्यवहार भी आपके व्यक्तित्व को प्रदर्शित करते हैं, तो इस प्रकार से व्यक्तित्व को हम आनुवंशिक और वातावरण का प्रोडक्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, इज अ प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंटल प्रैक्टिसेस, आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, फिर लिखिएगा आप लोग नेक्स्ट, समझते हुए लिखिएगा इन सबको। व्यक्तित्व का मापन किया जा सकता है। ठीक है, और उसकी मापन की विधियां भी हम पढ़ते ही हैं, हमारे एग्जाम में आता भी है। तो लिखेंगे व्यक्तित्व का मापन किया जा सकता है। पर्सनैलिटी कैन बी मेजर्ड, पर्सनैलिटी कैन बी मेजर्ड। ठीक है, क्योंकि अगर हम शारीरिक संरचना की बात करें तो कद, काठी, मोटापा, है ना, रंग, इनका तो मापन स्पष्ट रूप से हो जा रहा है, नहीं? उसके बाद व्यवहारों की बात करें तो व्यवहारों का मापन भी होता है आपका। कुछ व्यवहारों को, है ना, स्वीकृति है, कुछ को स्वीकृति नहीं है। अगर कोई व्यक्ति क्रिमिनल है तो कहेंगे कि उसका व्यक्तित्व क्या है, अच्छा नहीं है, अच्छी पर्सनैलिटी नहीं है। और कोई व्यक्ति आपका सोशल वर्कर है तो कहेंगे कि उसकी पर्सनैलिटी क्या है, अच्छी है, इस तरीके से ना। इसके बाद देखिए, कैरेक्टरिस्टिक तो हम जितनी चाहें उतनी बना सकते हैं ना, ठीक है, बट सामान्यतः ये कुछ विशेष जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी मैंने आपके सामने लिख दी हैं, और इससे आप थोड़ा सा एक अंदाजा लगा सकते हैं, यानी कि पढ़ा तो आपने पहले भी होता ही है, कुछ नया नहीं है, लेकिन बहुत लंबे समय से अगर टच में नहीं है तो ये आपको कहीं ना कहीं रिकॉल करने में हेल्प कर देगा पर्सनैलिटी में। ठीक है, अब हम आते हैं थ्योरीज में। सिद्धांत, व्यक्तित्व के मुख्य सिद्धांत कौन कौन से हैं? देखिए, फिर से याद रखना है, ये विषय बहुत बड़ा है पढ़ने के लिए, लेकिन समय की थोड़ा सा कमी है हमारे पास, इस वजह से हमको कम से कम समय में कंप्लीट करने का प्रयास करना पड़ रहा है। व्यक्तित्व के सिद्धांत, व्यक्तित्व के सिद्धांत की बात करें तो अलग अलग अप्रोचेस हैं, और आप तो दर्शन पढ़े हुए भी हैं और दर्शन को समझते भी हैं, क्योंकि अगर ये क्लास एलटी की लेक्चर की चल रही होती वहां पर इतना दार्शनिक रूप से उसको प्रस्तुत करने का मौका मिलता नहीं है ना, बट यहाँ पर हम थोड़ा चर्चा करेंगे इसको। तो अलग अलग विचारधाराएं हैं, उन अलग अलग विचारधाराओं के आधार पर व्यक्तित्व के अलग अलग स्वरूप देखने को मिलते हैं। सबसे पहली विचारधारा है आपकी, जिसको हम बोलते हैं अंग्रेजी में टाइप अप्रोच। ठीक है,
यानी कि व्यक्तित्व के प्रकार। अब ये प्रकारों का जो वर्णन है, इनके आधार अलग अलग हैं। क्रैशमैन ने एक अलग आधार पर व्याख्या की है प्रकारों की, शेल्डन ने अलग आधार पर की है, जंग ने अलग आधार पर की है ना। तो दूसरी जो विचारधारा है वो है आपकी ट्रेट अप्रोच। यानी शील गुण। ठीक है, तो देखिए ऊपर जो सिद्धांत दिए हैं वो दिए हैं आपके, एक तो क्रैशमैन ने, दूसरा शेल्डन ने, तीसरा जुंग कह लीजिए, जुंग कह लीजिए, आपकी मर्जी है, और एक आपका हिपोक्रेट्स ने। ट्रेड जो अप्रोच है उसके लिए विशेषतः दो नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है ऑलपोर्ट और कैटल। ठीक है, इसके अलावा तीसरी अप्रोच आती है आपकी, जो ऊपर की दोनों अप्रोचों को मिला करके दी गई है, जिसे बोलते हैं, और ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, टाइप कम ट्रेट अप्रोच। ठीक है, यानी प्रकार एंड शील गुण दोनों मिला करके। ये अप्रोच क्या है, किसने दी है? तो पहले तो प्रश्न ये बन जाता है कि टाइप कम ट्रेट अप्रोच इज एसोसिएटेड विद, ठीक है, प्रकार एवं शील गुण जो उपागम है वो किसके द्वारा दिया गया है? तो इनका नाम है आइजेंक। ठीक है, आइजेंक। चौथा है आपका साइको एनालिटिक अप्रोच, यानी मनोविश्लेषणवादी उपागम। साइको एनालिसिस। ये किसने दी है बताने की आवश्यकता ही नहीं है आप लोगों को, ये तो सबको रटा रहता है नाम, क्योंकि बीएड में सारा कुछ जो व्यक्तित्व है वो इसी पर निर्भर करता है, जो बच्चे पढ़ते हैं अधिकतर, वो है आपका सिगमंड फ्राइड। ठीक है, सिगमंड फ्राइड की ये अप्रोच है, जिसको हम मनोविश्लेषणवाद यानी कि साइको एनालिटिकल अप्रोच भी कहते हैं। इसके अतिरिक्त एक और नाम आता है आपका एडलर। ठीक है, एडलर का जो अप्रोच है वो थोड़ा सा डिफरेंट है इससे, इसको हम इंडिविजुअल साइकोलॉजी भी कहते हैं, साइकोलॉजी ऑफ इंडिविजुअल, ये याद रखना है इसका नाम आप। ठीक है, इसके अलावा जुंग की जो अभी हम पढ़ रहे थे टाइप अप्रोच में है ना, जुंग का जो अप्रोच है वो क्या है आपका, वो विशेषणवादी अप्रोच है, लेकिन साइको एनालिसिस के अंदर ही आता है आपका। और इसके साथ साथ इरेक्शन का, इरेक्शन का अप्रोच, इसका नाम क्या है? मनोसामाजिक। क्योंकि ये एडलर है, जुंग है, इरेक्सन है, ये सबके सब मनोविश्लेषणवाद यानी कि साइको एनालिटिकल स्कूल ऑफ साइकोलॉजी के समर्थक हैं, और इन्होंने अपने व्यक्तिगत कुछ सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं, और उन सिद्धांत के आधार पर एक नया विचार प्रस्तुत किया है। तो वो विचार क्या है ये भी एग्जाम में पूछ सकता है। जैसे इंडिविजुअल साइकोलॉजी के जनक कौन है? तो एडलर है। ठीक है, मनो सामाजिक सिद्धांत के जनक कौन है? तो
इरेक्शन है। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से आपसे पूछ सकता है, इसको इस रूप में याद रखना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं हम। पांचवी अप्रोच है आपकी मानववादी अप्रोच, यानी ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। और ह्यूमनिस्टिक अप्रोच के जो प्रवर्तक हैं उनका नाम है अब्राहम मैस्लो। ठीक है, नीड हायरार्की थ्योरी जो मोटिवेशन की पढ़ते हैं ना आप लोग, मैस्लो। मैस्लो के अलावा एक और नाम है जो कि ह्यूमनिस्टिक अप्रोच में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा सकते हैं आपसे, वो है कार्ल रोजर। ठीक है, कार्ल रोजर के सिद्धांत है आपका स्व का सिद्धांत, यानी कि सेल्फ थ्योरी। ठीक है, सेल्फ थ्योरी ये कार्ल रोजर द्वारा ली गई है। मानववादी उपागम के दो मुख्य सूत्रधार हैं, एक है मैस्लो जिन्होंने नीड हायरार्की थ्योरी दिया हुआ है, और दूसरा है कार्ल रोजर जिन्होंने स्व का सिद्धांत यानी कि सेल्फ थ्योरी दी हुई है। फिर है आपका अंतिम यानी कि छठा अप्रोच, जिसका नाम है आपका लर्निंग अप्रोच। ठीक है, यानी अधिगम उपागम। ये अधिगम उपागम जो है उसके समर्थक देखो, ये भी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। हाँ, किस अप्रोच का समर्थक कौन है, ऐसे प्रश्न भी बनते हैं यू सेट में कई बार, अगर आप पिछले पेपर देखेंगे तो। ठीक है, तो इसके जो प्रवर्तक हैं समर्थक हैं वो हैं आपके डॉलर्ड एंड मिलर। ठीक है, और इसके अलावा थोड़ा सा रूप बदल करके या एक अलग स्वरूप में जो अगर कंसेप्ट दिया है तो वो है आपका कौन, बंदूरा। ठीक है, बंदूरा ने क्या दी है आपकी सामाजिक अधिगम। और सामाजिक अधिगम में बंदूरा के अलावा एक और नाम है वॉल्टर। तो ये कुछ अप्रोचेस हैं और उन अप्रोचेस के समर्थक आपके सामने मैंने रखे अभी। अब नेक्स्ट सेशन में हम कुछ जो सिद्धांत हैं वो पढ़ लेंगे। ठीक है ना, और व्यक्तित्व का जो कंसेप्ट है उसको समझते हुए